मिसेस गुप्ता मेन गेट पकड़कर खड़ी अपने घर को निहार रही थी और आंखों से निरंतर आंसुओं की धार बह रही थी। उनके पैर उठ ही नहीं रहे थे। ऐसा लगता था मन भारी भारी हो गए हैं। गुप्ता जी के गुजर जाने से वो एकदम अकेली हो गई थी और उनके बेटे आज उन्हें अपने साथ दिल्ली ले जा रहे थे। चलिए मम्मी, जल्दी कीजिए वरना पहुंचने में देर हो जाएंगी, और आप तो जानती ही हैं कि हाईवे पर रात को गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है। कहते हुए अनिमेष ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर उन्हें बैठाया। दोनों बच्चे उनके साथ पिछली सीट पर और दीप्ति आगे अनिमेष के साथ बैठ गई। वो आंसुओं से धुंधली आंखों से अपनी सखियों को और अपने घर को तब तक हाथ हिलती रही जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गए। मन बोझिल था और देह थक कर चूर हो गई थी। लगातार रोने से आंखें और सिर भी बहुत भारी हो गए थे। इसी मन और देह की थकान में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सिर पीछे सीट पर टिक गया और नेत्र मूंद गई। क्यों जा रही हो? यहीं रहो अपने घर। जो सम्मान बेटे बहू के यहाँ कभी कभी जाने से मिलता है वो वहाँ हमेशा के लिए बस जाने से नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो और यहीं रुक जाओ, गुप्ता साहब ने समझाते हुए कहा। अरे मेरे बेटे का घर है, किसी पराये घर थोड़े ना जा रही हूँ, और आप तो मुझे बिना बताए ही चले गए। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। वे मुंह फुलाते हुए बोली। मैं कहाँ गया हूँ? यहीं तो हूँ तुम्हारे पास। मेरी बात समझो और यहीं अपने घर में रहो। अब उठो और चलो मेरे साथ। कहते हुए गुप्ता साहब ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने उनका हाथ झटक दिया। इसी झटके के साथ उनकी आँख खुल गई तो उन्होंने देखा कि अनिमेष का घर आ गया है। लॉन में गमले टूटकर बिखरे हुए थे। इसी कारण अनिमेष को झटके से ब्रेक लगानी पड़ी। ये वही यथार्थ झटका था जो उन्होंने सपने में महसूस किया था। घर पहुंचते ही आराम कुर्सी पर बैठकर उन्होंने सिर पीछे टिका दिया। उनके मन में सपना अभी ताज़ा ही था और वो उसे समझने की कोशिश कर ही रही थी कि दीप्ति उनके हाथ में चाय का कप देते हुए बोली, मम्मी आप हाथ मुंह धोकर चेंज कर लीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। बच्चे इतने थके थे कि बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। उन्हें भी भूख कहाँ थी। किसी तरह एक परांठा चाय के साथ निगलकर लेटने चली गई। इस पूरे समय गुप्ता साहब का वो सपना उनका पीछा करता रहा और वो उसका अर्थ समझने में असफल रही, और इसी उधेड़-बुन में कुछ उनिंदी सी हालत में सुबह हो गई। अगले दिन आदतन जल्दी नींद खुल गई और वो फिर उसी सपने की सोच में डूब गई। शुरू के दिन अच्छे थे। दीप्ति हर काम के लिए पूछती थी और बच्चे भी अम्मा अम्मा कहकर आस-पास ही मंडराते रहते थे। अनिमेष भी ऑफिस जाने से पहले और लौटने के बाद उन्हीं के पास रहता था। धीरे ही सही मगर उनका रूटीन भी वापस पटरी पर आने लगा और वो भी घर को अपना समझकर अधिकारों का प्रयोग करने लगी। वहाँ सबके बीच रहना उन्हें अच्छा ही लग रहा था, पर फिर भी उन्हें वहाँ बहुत बोरियत होती थी। सुबह जिस घर में रेलवे प्लेटफॉर्म सी हलचल रहती थी, 9 बजते बजते वहाँ एकदम सूनापन पसर जाता था। फिर वो बालकनी में फूल पौधों को देखते और सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखते हुए समय काटती और सबके आने का इंतज़ार करती रहती थी। उस दिन सबके जाने के बाद जब वो बालकनी में जाकर बैठी तो हल्की फुहार पड़ रही थी। ये मानसून की हल्की फुहार उन्हें बेहद अच्छी लगती थी। कुछ देर यूं ही उन बूंदों को हाथों से उछालते और उनके कोमल स्पर्श को महसूस करते उनका चाय पीने का मन करने लगा। वो उठी और चाय का दूध निकालने के लिए उन्होंने फ्रिज खोला तो वो सामान से ठसाठस भरा था। उसी सामान में दूध का पतीला भी फंसा हुआ था। उन्होंने जैसे ही दूध का पतीला निकाला तो उसके साथ रखा कांच का कटोरा फिसल कर नीचे गिरा।
छन की आवाज़ से उसके टुकड़े और मटर पनीर की सब्जी सब तरह फैल गई। अब चाय पीना भूलकर वो पहले साफ सफाई में लग गई। फ्रिज कई दिन पुरानी सब्जियों, कई तरह के गूथे आटे, पुरानी ब्रेड, खट्टे होते दही और अध सड़े फल सब्जियों से भरा पड़ा था। उन्होंने सूंघ सूंघ कर सारी बासी सब्जियों और आटे का अंदाज़ा लगाकर उन सबको हटाया। दोपहर को दीप्ति और निशी के आने तक वो फ्रिज का कायाकल्प कर चुकी थी। दीप्ति ने आते ही हाथ मुंह धोकर फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप लोग आ जाइए, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। फ्रिज खोलते ही दीप्ति असमंजस की स्थिति में थी। उसने पूरा फ्रिज छान मारा पर उसमें आटा और मटर पनीर की सब्जी कहीं नहीं थी। उसे बार बार फ्रिज में सामान रखते और निकालते देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्या ढूंढ रही हो? मम्मी जी, वो आटा और मटर पनीर की सब्जी नहीं मिल रही। दीप्ति ने कटोरों के ढक्कन उठाकर चेक करते हुए कहा, बेटा वो तो मैंने हटा दिए हैं। सब्जी और पनीर दोनों महक रहे थे पर वो तो मैंने संडे को ही तैयार किए थे। संडे यानी 3 दिन पहले। पर ये तो ठीक नहीं है, ये तो बीमारियों का न्योता देना है। घर पर हम 4 ही तो लोग हैं, रोज ताज़ा बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने दीप्ति को समझाते हुए कहा, मेरे लिए संभव नहीं है मम्मी, मैं सुबह की गई, दोपहर में लौटती हूँ, फिर मेरी किटी है, मेरा पार्लर है, ये मेरा मी टाइम है। इसके बाद समय ही कहाँ बचता है, तो मैं रोज़ खाना नहीं बना सकती। इसलिए मैं पूरे हफ्ते का खाना एक ही बार तैयार करके रख देती हूँ। वैसे निशी और अनिमेश को भी इससे कोई परेशानी नहीं है। दीप्ति के स्वर में तल्खी थी। मिसेस गुप्ता का मन एक सप्ताह का रखा खाना खाने की कल्पना मात्र से खिन्न हो गया, पर उन्होंने स्थिति को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं दीप्ति, पहले तुम अकेली थी, अब मैं भी हूँ, तो खाना बनाने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। दीप्ति ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उस समय सबने मैगी खाई। उस दिन रात का खाना भी दीप्ति ने बाहर से ही ऑर्डर किया। मिसेस गुप्ता को ये सब सामान्य ही लगा। वो दीप्ति की नाराज़गी समझ नहीं पाई। वो तो बेटे बहू को घर को अपना मान रही थी, जहाँ उन्हें भी कहने और करने का अधिकार था। अगले दिन भी सबके जाने के बाद वो किचन की सफाई में जुट गई। उन्होंने चीनी, चायपत्ती और मसालों के डिब्बों को अपने हिसाब से लगाया ताकि ये रोज़मर्रा का सामान उनकी पहुंच में रहे। ये सब काम निपटाते तक दीप्ति और निशी के आने का टाइम हो गया। एक बार उन्होंने चमचमाती किचन को देखा और अपने आप से कहा, आज तो मुझे समय का पता ही नहीं चला। वो मन ही मन घर का हिस्सा बनकर बहुत खुश थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने बड़े उत्साह से दरवाज़ा खोला और निशी के हाथ से बस्ता लेते हुए दीप्ति से बोली, तुम लोग हाथ मुँह धो लो, आज मैंने खिचड़ी बनाई है। दीप्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो सीधे किचन में चली गई। मिसेस गुप्ता भी 2 बोल प्रशंसा के सुनने की ललक में दीप्ति के पीछे हो ली। वो खाने की प्लेट निकालते समय बार बार दीप्ति की तरफ देख रही थी कि शायद वो कुछ कहे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वे मन मसोस कर रह गई। खाने के बाद वे कमरे में आराम करने चली गई। वो दिन भर की इतनी थकी थी कि लेटते ही कब आँख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो शाम के 7 बज चुके थे। दीप्ति और अनिमेश के बीच तेज बहस हो रही थी और शायद उसी से उनकी नींद खुल गई थी। तुमने आज भी खाना बाहर से ही मंगवाया है? मैं ये रोज रोज बाहर का खाना नहीं खा सकता। अनिमेश झल्ला रहा था। ये बात तुम अपनी माँ को समझाओ। दीप्ति ने भी तेज आवाज में कहा, इसमें माँ कहाँ से आ गई और उन्होंने क्या किया है? क्या किया है ये तुम उन्हीं से पूछो।
उनसे क्या पूछना है, तुम ही बता दो। क्यों बात को बढ़ा रही हो? इसके आगे सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनकी वजह से बहू बेटे में कलह हो रही है, पर उसके बाद घर में और सबके व्यवहार में कुछ तो बदल गया था जो वो समझ कर भी नहीं समझ पा रही थी। उस दिन के बाद रविवार तक घर में खाना बाहर से ही आता रहा और फिर रविवार वाले दिन दीप्ति ने महरी के साथ मिलकर फिर सप्ताह भर का खाना बनाकर फ्रिज में भर दिया और किचन का सामान यथावत कर दिया। इस पूरे समय ना दीप्ति ने उनसे कुछ कहा और ना ही कोई शिकायत ही की। वो वैसे भी कम ही बोलती थी। जो कुछ भी मुखर था वो उसके हाव भाव और काम थे जो उसकी नाराजगी दर्शाते थे। मिसेस गुप्ता को निशी से बहुत स्नेह था, शायद उसे भी हो, पर वो कच्ची उम्र की बच्ची थी और उस पर उसकी माँ का प्रभाव इतना अधिक था कि उस वृत्त के बाहर उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता था। उन्हें निशी की सहेलियाँ भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो नाइट सटे के नाम पर हर कुछ दिन में आ धमकती थी और निशी की अनुपस्थिति में उसकी बुराई करती थी। उन्होंने निशी को समझाने का प्रयास किया तो उसने कहा, आजकल ऐसी ही सहेलियां होती है। जिन सहेलियों और दोस्तों की बात करती है वो कहानियों में होते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी ये बात उनके गले नहीं उतरी थी। उन्हें तो मिसेस शर्मा, सरोज और अपनी बाकी सखियां याद आने लगी जो सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती थी। अब वे सबसे ज़्यादा स्नेह निशी से करती थी, तो वे चाहती थी कि वो सौंदर्य के उनके सारे नुस्खे निशी को बताए। उनके इन उपचारों और नुस्खों की बड़ी धूम थी। आसपास की सभी लड़कियां उनसे टिप्स लेने आती थी। उन्हें याद है कि टीना शादी से पहले रंगत निखारने के लिए उनसे कई नुस्खा लेने आई थी और उनके बताए मसूर दाल और चंदन के उपटन ने कमाल कर दिया था। मुरझाई सी रंगत वाली टीना अपनी शादी तक पहचान में ही नहीं आ रही थी। इस उपटन ने उसकी रंगत को निखार दिया था, पर यहाँ निशी पर उनकी दाल नहीं गलती थी। एक बार उन्होंने बड़े जतन से आंवला मेथी का तेल उसके लिए बनाया था, जिसे उसने बड़ी रुखाई के साथ नकार दिया था। उनका मन एकदम रुआंसा हो आया था। उन्हें टीना, शर्लिन और आमना ये सब लड़कियां याद आने लगी जो उनके पास इन्हीं उपचारों के लिए मंडराती रहती थी। अनिमेष भी अब कभी कभी ही उनके पास आता था और वो भी औपचारिक हाल चाल ही पूछता था। गोलू को भी उनका समझाना पसंद नहीं था तो वो भी उसे कन्नी काटने लगा था। इस पूरे घर में सिर्फ रानी का आना ही उनके लिए राहत का समय होता था। रानी घर का काम निपटाते हुए उनसे बातें करती रहती थी, पर वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकती थी। वो रोबोट की तरह अपना काम निपटाती थी। उसे बाकी घरों में भी काम करना होता था। ऐसे में उन्हें टीकाराम याद आता था, जो गुप्ता साहब के क्लब चले जाने के बाद सर्दियों में लॉन की गुनगुनी धूप में और गर्मियों में एसी की ठंडक में उनकी कुर्सी के पास बैठा उनके पांव दबाता हुआ अपने गांव और बचपन की बातें करता रहता था। पर यहाँ अनिमेष के यहाँ तो अकेलापन और रुखाई ज़्यादा थी। उन्हें अच्छे से याद है वो रविवार का दिन था। वो हमेशा की तरह कमरे में अकेली रामायण पढ़ रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। अनिमेष, दीप्ति, निशी और गोलू सब व्यस्त थे। सबके अपने अपने प्रोग्राम थे और वो किसी में भी फिट नहीं होती थी। निशी की सहेली के जन्मदिन की पार्टी थी। गोलू का क्रिकेट मैच था। दीप्ति की किटी थी और अनिमेष को क्लब जाना था। मतलब सबके कार्यक्रम सुबह से तय थे। मिसेस गुप्ता अकेले बैठे बैठे उब गई तो बाहर आकर हॉल में बैठ गई कि कोई तो दिखेगा। घर की हलचल में प्रत्यक्ष ना सही परोक्ष ही शामिल होंगी। बाहर आकर देखा तो सब तैयार थे। मम्मी, दरवाज़ा बंद कर लीजिए और हाँ, आपका खाना रखा है,
अगर ठीक लगे तो रोटी बना लीजिएगा, मुझे लेट हो रहा है। हम शाम तक लौट आएंगे, दीप्ति ने कहा और बिना उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए चारों निकल गए। वो चुपचाप उठी और दरवाज़ा बंद कर लिए। सिर उठाकर घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज रहे थे। अब उन्हें तेज भूख लग रही थी। आज सुबह से उन्होंने सिर्फ चाय ही पी थी। एकादशी का व्रत जो था, उन्हें लगा शायद किचन में दीप्ति कुछ व्यवस्था करके गई होगी। जाकर देखा तो फलाहार का कोई प्रबंध नहीं था। आलू मटर की सब्जी कुकर में थी और थोड़ा आटा गूथा रखा था। उनका मन भर आया और वो मुंह में थोड़ी चीनी डालकर और पानी पीकर वापस अपने कमरे में लौट आई। पता नहीं कब बैठे बैठे आंख लग गई और जब खुली तो घंटी की आवाज़ से जो लगातार बज रही थी। उन्होंने किसी तरह दरवाज़ा खोला तो देखा निशी और दीप्ति थे। गुलाबी ड्रेस और खुले बालों में निशी बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देख उन्हें काजल की याद आ गई। उन्होंने बढ़कर उसके गाल सहलाने चाहे तो उसने चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मम्मा, कितनी बार कहा है कि एक चाबी अपने या मेरे पास रखा करो, और आप है कि सुनती ही नहीं है और किसी को भी चाबी देकर चल देती है। किसी को भी? मैं किसी को भी हूँ? वो अवाक दीप्ति का चेहरा देख रही थी। दीप्ति के चेहरे पर कोई भाव ना देखकर उनका मन कसैला हो गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुबह से भूखे पेट अब सिर दर्द करने लगा था तो वो मन मार कर उठी कि बहू से कुछ फलाहारी बनाने को कहे। बाहर निकली तो देखा कि तब तक गोलू और अनिमेष भी लौट आए थे। सब शायद कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कहीं जा रहे हो अनिमेष? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी, हम मूवी जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी। आप रानी से काम करवाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। अनिमेष की जगह दीप्ति ने जवाब दिया। उनसे कुछ और पूछते नहीं बना और रानी के जाने के बाद वो वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। उनका मन बेहद उदास था और कई तरह के सवाल जवाब उनके मन में उठ रहे थे। क्या इसी उपेक्षा और अकेलेपन के लिए वो यहाँ आई थी? भले ही उनके पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यहाँ आते समय उन्होंने उनको बहुत रोका था, जिसे वो महज एक सपना समझ बैठी थी। ये सवाल बार बार उनके मन में कौंध रहा था कि शायद उस समय मैं यहाँ आने को मना कर देती। शाम के 6 बज रहे थे। सोच सोच कर उनकी आंखें भीग गई। अब उन्होंने यहाँ अधिक देर करना ठीक नहीं समझा और तुरंत घर वापसी की टैक्सी बुक करके मिसेस शर्मा को फ़ोन किया। मिसेस शर्मा, मैं रात 9 बजे तक अपने घर पहुँच रही हूँ और मैं आज व्रत में हूँ। जब तक मैं घर पहुँचूँगी क्या तब तक कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं, बहुत कुछ हो पाएगा। मैं और सरोज जी भी व्रती है। आप तो बस जल्दी से आ जाइए, हम साथ में व्रत खोलेंगे। मिसेस शर्मा की आवाज़ में उत्साह स्पष्ट था। उनके उत्साह और स्नेह ने मिसेस गुप्ता के मन को मिठास से भर दिया और फिर तो उनके हाथों को जैसे पंख ही लग गए और उन्होंने झटपट अपना सामान बांधा और टैक्सी की राह देखने लगी और टैक्सी आते ही अपने घर को रवाना हो गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।